नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव। आज की बड़ी राजनीतिक खबर दिल्ली से। कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस, पवन खेड़ा और मोहम्मद खान ने नेशनल हेराल्ड केस और मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाने पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है और विपक्ष इसे मजबूती से रोक रहा है। आइए सुनते हैं इस प्रेस ब्रीफिंग की अहम बातें। जो पिछले 12 सालों से हम कहते आ रहे हैं, आप सुनते आ रहे हैं, आप लोग हिम्मत जुटा के कभी कभी लिख भी देते हैं, वो आज साबित हो गया। जो प्राइवेट आर्मी की तरह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग सबको इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं सरकार शब्द नहीं बोलूंगा, मैं प्रधानमंत्री शब्द भी नहीं बोलूंगा, मैं गृह मंत्री भी नहीं बोलूंगा, माफ कीजिएगा, मैं कहूंगा गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया। आज उस पोल खुल गई। राउज एवेन्यू की एक अदालत ने नेशनल हेरल्ड, जो पिछले 12 साल से आप लोग रोज सुनते हैं लगभग, का जो केस, जो ईडी ने एक फर्जी केस बनाया था, आज ईडी के उस केस का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। द कोर्ट हैज रिफ्यूज्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ईडीज केस ऑन नेशनल हेरल्ड अगेंस्ट मिसेस सोनिया गांधी, अगेंस्ट मिस्टर राहुल गांधी एंड अदर्स। ये साजिश क्या थी? ये साजिश क्यों थी? ये साजिश किसने रची? किसने रची? मैंने आपको बता दिया, गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये क्यों रची? आपने देखा आज से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले रामलीला मैदान में लाखों लोग इकट्ठे हुए। आपने देखा कि राहुल गांधी बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी निडरता से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए हमेशा सड़क पर होते हैं, हमेशा आवाज उठा रहे होते हैं। आपने देखा कि इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र तबाही होने की कगार पर है। अगर उसको कोई रोक कर खड़ा है तो वो राहुल गांधी है, वो कांग्रेस पार्टी है। ये साजिश इसलिए रची जा रही है कि कैसे राहुल गांधी को राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है। साजिश आप सबके खिलाफ है। ये साजिश इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। ये साजिश इस देश के संविधान के खिलाफ है। ये साजिश एक एक भारतवासी के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि उन सब की रक्षा करने का दायित्व इस देश की जनता ने विपक्ष को सौंपा है और विपक्ष, खास तौर पे राहुल गांधी, उस दायित्व को बहुत मजबूती से निभा रहे हैं। यही दिक्कत है गैंग्स ऑफ गांधीनगर। इनके जहन में अगर कुछ दिक्कत है तो वो यही है। ये साजिश पिछले 12 साढ़े 12 सालों से टीवी डिबेट्स हो रही हैं, हेडलाइन बनाई जा रही हैं, सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, लोगों का ध्यान बाकी तमाम मुद्दों से हटाकर नेशनल हेरल्ड पर क्यों लाया जा रहा है? कभी पूछिए आप। अभी जब हम यहां बात कर रहे हैं तो संसद में चल रहा है, एक चर्चा चल रही है, डिबेट्स चल रही हैं कि महात्मा गांधी के नाम से जो स्कीम है, महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। यह सब कुछ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी हो या नेशनल हेरल्ड हो, ये सब स्मृति चिन्ह है उस लंबे संघर्ष के जिसकी वजह से हमें और आपको आजादी मिली। आपको पता होगा कि नेशनल हेरल्ड पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था और आज ये वही लोग जो उस वक्त मुखबिरी की साजिशें रचते थे, आज फिर नेशनल हेरल्ड के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। ये साजिशें इसलिए रची जा रही हैं। पीएमएलए, मेरे साथी बड़े काबिल वकील हैं, मोहम्मद खान, आप जानते हैं इनको, जाने माने हैं। ये आपको और इसके बारे में कानूनी बातें ये रखेंगे। लेकिन पीएमएलए का केस एक ऐसी कंपनी पर जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, सेक्शन 25 की कंपनी है, कैसे लग सकता है? जहां न आपको तनख्वाह मिल सकती, न जहां 1 रुपए का आपको बेनिफिट मिल सकता है, ना जहां अपने प्रॉपर्टी, यंग इंडिया की कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, कुछ सेल नहीं हुई, पीएमएलए का केस लगा दिया। तो ये आपकी प्राइवेट आर्मी नहीं है ईडी। और ईडी के अफसर
सीबीआई के अफसर, इनकम टैक्स के अफसरों को आज आंखें खोलकर, कान खोलकर समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए कि वो खुद अपने भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये खतरा उन सब के लिए है जो कठपुतली बनने को तैयार हो जाते हैं। आज जो राहत मिली है, राहत ये 4 या 5 नाम, सोनिया जी, राहुल जी और जो अनेक हमारे साथी हैं, उनके नाम की बात नहीं है। उनको राहत मिली ये बात नहीं, ये राहत आप सबको मिली है। ये राहत इस देश के लोकतंत्र को मिली है, क्योंकि चुप कराने की साजिशें चलती रही और चलती रहेंगी आगे भी। जब भी राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हैं, तो प्रधानमंत्री का क्या जवाब हो? अरे साहब, ये मुद्दे हैं, वोट चोरी मुद्दा है, जो आप इस देश की संपत्ति को बेच रहे हैं अपने दोस्तों को, यह मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है, गिरता हुआ रुपया मुद्दा है, बढ़ती हुई महंगाई मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है। हम क्यों नहीं उठाएंगे किसानों के मुद्दे? हम क्यों नहीं उठाएंगे संविधान के मुद्दे? हम क्यों नहीं उठाएंगे दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, सबके मुद्दे? हम जब भी ये मुद्दे उठाते हैं, हमारा मुंह बंद करने के षड्यंत्र रचे जाते हैं। आज अदालत ने इन षड्यंत्रों को बेनकाब किया। आज राहत की सांस शायद ईडी वाले भी ले रहे होंगे कि चलिए, एक दबाव जो हम पर डाला जा रहा था वो खत्म हुआ। दबाव डालने वाले 2 नाम हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये सरकार कहना मुझे लगता है उचित नहीं होगा इनको। सरकारें ऐसी नहीं होती। सरकारों पे कुछ लोग जिस तरह से काबिज होते हैं, जिस तरह के लोग काबिज होते हैं, उनको लगता है वो गैंग चला रहे हैं। इस वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। पहले स्वामी, उसकी शिकायत नहीं चल पाई, फिर ईडी के स्वामी खुद चले आए, नहीं चल पाई। भाई, स्वामी की शिकायतें अगर इतनी गंभीरता से लेते हो तो प्रधानमंत्री के चरित्र पर भी काफी कुछ ट्वीट कर देते हैं। फिर आप ट्वीट डिलीट कराते हो, क्यों नहीं सिर्फ उनकी उस ट्वीट पर जांच कराते? प्रधानमंत्री के चरित्र पर जब स्वामी ट्वीट करता है तब आप चुप हो जाते हो, उनसे ट्वीट डिलीट कराते हो। कराइए ना जांच। वो तो एप्स्टीन फाइल्स, ये वो फलाना ढिमका बहुत कुछ बोल रहे हैं, करिए, चलाइए, मांग करते हैं हम भी, चलिए जांच करवाइए। मजाक बना के रखा है इस देश के लोकतंत्र का कि सारी एजेंसियों की आंखें खुलती हैं सिर्फ विपक्ष को देखने के लिए, कान खुलते हैं सिर्फ विपक्ष के खिलाफ। अब आपके सामने जो हुआ, तथ्य आपके सामने है। बार बार हम इस पूरे केस, इस पूरे प्रकरण के विषय में हम आपके सामने आते रहे हैं। अब तो आप लोगों को भी रट गया कि पीएमएलए में क्या सही फिट बैठता है, क्या नहीं बैठता। सेक्शन 25 की कंपनी कौन सी होती है, मोहम्मद जी और मेरी जरूरत ही नहीं आपको, आप खुद समझते हैं। फिर भी मैं मोहम्मद जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो आपको संक्षिप्त में कानूनी पहलू भी समझाएं। नमस्कार साथियों, आप सब लोग इस मुद्दे को काफ़ी सालों से कवर करें, 12 साल से अधिक हो गए हैं। आप जानते हैं, इस टू पुट इट वेरी वेरी ब्लंटली, इस केस में कोई दम तो है नहीं। 12 साल हो गए हैं, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का इस्तेमाल किया गया है। सीबीआई के सामने शिकायत डाली गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जुरिसडिक्शन दी गई, और अब पिछले 7 सालों से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारी राय में 2 चीज़ें ही इसमें समझना ज़रूरी हैं आज के संदर्भ में। एक तो ये है कि इस केस में मोमेंटम जो था वो अब ख़त्म हो गया है। इस केस में जो सारे आर्ग्यूमेंट्स पेश हुए हैं, सारी बातें जो पेश हुए हैं, जो सारे दस्तावेज पेश हुए हैं, आज जज ने कह दिया मैं इनका कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकता हूँ, मैं ले ही नहीं सकता इनका कॉग्निजेंस। तो आज की तारीख पे पीएमएलए का केस जो था, जो इन्होंने बनाया था इतने सालों में, उसका मोमेंटम ख़त्म हो गया है। एक तरीके से ये जुरिसडिक्शनल फेलियर है पीएमएलए की तरफ से। और सच्ची बात कही जाए, केस में कभी दम तो था ही नहीं। जैसे पवन सर ने बताया, सेक्शन 25 की कंपनी है, सारे फैक्ट्स आप लोगों के सामने हैं, कोई चीज़ छिपी भी नहीं है। गांधी परिवार और बाकी जितने भी इसमें डिफेंडेंट्स हैं केस में, सबने बड़ी पारदर्शिता के साथ आपके सामने आके केस के सारे फैक्ट्स रख दिए हैं, सारे पेपर्स आप लोगों के सामने हैं। छुपने की बात तो दूर, छुपना तो दूर की बात, राहुल जी स्वयं ईडी के सामने गए,
लंबी लंबी उनसे क्वेश्चनिंग हुई, हर नज़रिए से क्वेश्चनिंग हुई, हर डायरेक्शन से उन पे हर तरीके से उनसे सवाल पूछे गए। उसके बावजूद आप सोचिए, अपने आप से सवाल कीजिए, इतने सारे रिसोर्सेज डिप्लॉय करने के बाद, इतना सारा समय बिताने के बाद, इतनी सारी एजेंसीज इस्तेमाल करने के बाद आज भी ये लोग केस नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज झूठ के पैर नहीं होते एंड दे कैनॉट ऑल्टर और प्रेजेंट अ केस दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द फैक्ट्स एट हैंड। सारे तथ्य दस्तावेजों के हिसाब से exonerate all the defendants, including the Gandhi family, and that is why public resources are being wasted, public time and public money is being spent on a trial that is essentially a witch hunt. इसमें I mean everybody has come to the conclusion that everybody must come to the conclusion that this is primarily a waste of time. लीगल उस पर अगर कोई सवालात हैं मैं जवाब दे दूंगा जिस हद तक मैं दे सकता हूँ, क्योंकि अभी भी मैटर जो है सुनवाई के लिए लगा हुआ है, और बाकी सारे मैं पवन सर से रिक्वेस्ट करूँगा गाइड कर दें। जी चार्जशीट का नहीं था, लेकिन जांच जारी रहेगी और पुलिस ने भी इसके जो अंदर उन्होंने कहा वो अलग बात है। जैसा अभी- कि मैंने आपको कहा, कानूनी प्रक्रिया जो चल रही है उनकी, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन यह बात पूरे देश ने समझ ली, पूरे देश ने देख ली कि आज एक बहुत बड़ी नैतिक और राजनैतिक जीत हुई है। नैतिक जीत इसलिए कि हम जिन मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस वजह से हम पर यह घेराबंदी की जा रही है, आज वो घेराबंदी करने वालों के चेहरे से नकाब हट गया। So the court said that despite all the hearings that the arguments were presented, the court said we are not delving into the merits of the case, and we are passing the order on the law point that there was no FIR filed. So in any proceeding, as you know, the first ground to cross is procedure. You must first convince the court that it has jurisdiction and that the agency bringing the case has the capacity to bring the case. If you fail that jurisdictional threshold, अगर आप पहली कगार पे ही फेल हो जाते हैं, तो मेरिट्स की बात कहाँ है? मेरिट्स की बात तो तब आएगी जब आप लोगों के पास एक कैपेसिटी हो और बी जुरिस्डिक्शन है। इस केस में ईडी के पास ना तो कैपेसिटी थी, ना जुरिस्डिक्शन था, और हम ये भी कहेंगे ना सब्सटेंस था, ना मेरिट्स थे। तो इसी वजह से दे हैवंट गॉन टू द मेरिट्स येट, दे हैव फेल्ड एट द वेरी फर्स्ट सेशन। In the higher courts. तो उनका राइट है, उसमें तो हम क्या बोलेंगे। जब आरोप लगाते हैं ये लोग तो बड़े सवाल होते हैं, जब इनके आरोप गिर जाते हैं तो सवाल नहीं पूछते। आप लोग पूछिए ना। कोर्ट से राहत मिली कांग्रेस को, इसके बाद इस केस की आगे क्या दशा दिशा होने वाली है? बताएंगे, ये तो वकील साहब बताएंगे। कांग्रेस अब आगे क्या करेगी इसमें? आप भी पूछ लीजिए, हो सकता है कनेक्टेड हो, बाद में पूछेंगे। ठीक। देखिए, अभी मैं इतना ही बोलूँगा कि अभी जो ऑर्डर आया है वो अपलोड हो जाएगा, हम सब उसे पढ़ेंगे, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज इन इट्स इंटायरिटी। अगली डेट पे जज साहब ने आर्ग्यूमेंट्स के लिए लिस्ट किया है। एट दिस स्टेज, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू इवैल्यूएट, वी विल गो ओवर देम एंड फॉर्म अ स्ट्रैटेजी। हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे और अकॉर्डिंगली आपको अगले कुछ दिनों में पता लग जाएगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस छुपाती नहीं है, हम अपनी स्ट्रैटेजी जनता के सामने रख देते हैं। और हमारा मानना ये है कि देखिए अब केस में कुछ बचा नहीं, जब चार्जशीट ही नहीं है हम किस चीज़ के खिलाफ आर्ग्यू करें, बात ही ख़त्म हो गई। तो ऑब्वियसली वी विल पुश फॉर क्लोजर ऑफ द केस। सर, इस केस से अलग एक सवाल है। आपने जैसे मनरेगा बीइंग कन्वर्टेड टू जी राम जी बिल की बात कही, सो इवन द बीजेपी's ally TDP is now flagging their concerns about added financial burden on the states if this bill gets passed. Yes, hoping for a help from the central government, but like there are several state governments that you are governing at this point in time. So whether your governments also have similar concerns, because BJP's own ally is flagging the added financial Not just burden. Chandrababu Naidu, there are other allies, and not just allies, there are several chief ministers of the BJP also, who in private are absolutely opposed to this new formulation of, I would still call it MG Narega. So it's another attack on the federal structure of our polity. Well, we've all been pointing out at the delays of paying the states
compensating the states of their share of GST. That's a major concern that we've always been fighting the center against. After that, you put additional burden on states which are already starved of funds, thanks to the central government that they are starved of funds, is nothing but a conspiracy to weaken states even further. माइक दीजिए। आप लोग लगातार SIR को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है उस पर सवाल खड़े करते आए हैं। अभी ताज़ा आंकड़े जो आए हैं बंगाल के, उसमें 58 लाख वोटर काटने की बात है और 1.5 करोड़ वोटर संदेह के घेरे में है। तो ये किस तरह की प्रक्रिया है कि 1.5 करोड़ वोटर संदेह के घेरे में आ रहे हैं, 58 लाख वोटर कट जा रहे हैं बंगाल में? आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि जब से राहुल गांधी जी ने वोट चोरी और SIR पे सवाल उठाने शुरू किए, सबूत देने शुरू किए, बौखलाहट तमाम सीमाएं पार कर चुकी है। कभी सुना आपने कि देश का कोई गृह मंत्री संसद में खड़े होकर इतनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर? संसद के बाहर तो मर्यादा शब्द इनको शायद वाकिफ ही नहीं है उस शब्द से, दोनों गांधीनगर के जो दोनों सपूत हैं, लेकिन संसद के भीतर भी इस तरह की बदजुबानी ये दिखाती है कि ये इनकी चोरी पकड़ी गई। आप जो आंकड़े दे रहे हैं बंगाल के, ऐसे अलग अलग राज्यों से आंकड़े आ रहे हैं। साजिश पूरी की जा रही है कि वोटर अगर थोड़ा सा भी शक हो कि ये विपक्ष को वोट दे सकते हैं, वो नाम समूहों के समूह, मोहल्लों के मोहल्ले, गलियों के गली, वो नाम काटे जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, कांग्रेस 17 रैलियां करने जा रही है अपने दम पर अकेले, जहां वो चुनाव लड़ी थी, जहां उसके सांसद हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रहेगा या बिहार की तरह आखिर तक सीटों का बंटवारे में दिक्कत ना आए इसलिए ताकत लगा रही है? मुझे तो दिख नहीं रहे अविनाश पांडे जी यहाँ बैठे नहीं है। जब वो हों, प्रभारी हैं, उनसे पूछिएगा। नहीं तो रैलियां करने में क्या मतलब? मेरे को तो आपसे मालूम पड़ रहा है रैलियां हो रही। अविनाश पांडे जी को मैं ढूंढ रहा था, मुझे न दाएं दिखे न बाएं दिखे, यहाँ सामने भी नहीं दिखे। अरे आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सर। नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता तो था मैं, अब तो मैं चेयरमैन हूँ। तो अब तो और बड़ी जी। आप बार बार मेरी डिमोशन करते हैं, लेकिन मैं अभी उस प्रमोशन पे भी नहीं आया कि अविनाश पांडे जी की तरफ से जवाब दे सकते। महासचिव मीडिया डिपार्टमेंट के हम लोग मान ले रहे हैं। अब बताइए जरा सर, 17 रैलियां उत्तर प्रदेश के नहीं है, 17 रैलियां आप करने जा रहे? नहीं, पार्टी को बिहार में जिस तरह से झटका लगा, क्या आप उत्तर प्रदेश में अभी से तैयारी करना चाहते हैं? आपको कहा कि जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश की रणनीति क्या है वो बता पाएंगे। अभी तक उन्होंने हमें नहीं साझा किया हमसे कि क्या रणनीति है, तो मैं आपसे कैसे साझा करूं? तो मैं तो आपके सोर्सेज बेस्ड तो मैं बोलता नहीं हूं, तो सरकार वाले लोग बोलते हैं, हम तो सोर्स पे चलते नहीं। और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रहेगा सर, जैसे लोकसभा में रहा? फिर मैं अभी तक तो नहीं आया अविनाश पांडे जी, आते ही मैं आपसे बात करवाता हूं। वैसे वो नागपुर गए एक शादी में। सर, देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर। आई एम गोपी फ्रॉम INS. Sir, after Supriya Sule, now Omar Abdullah also talks about allegations, vote chori allegations which have been raised by Congress, and they are not on the same page. How do you look at this? Who's not on the same page? Omar Abdullah and Supriya Sule. With who? On which page? They said that the allegations which have been raised by Congress regarding vote chori. I haven't heard what they've said, and I mean, it's for, we've been presenting everybody with evidence. We are yet to get a response from the Election Commission. What we hear from is the BJP. Sometimes we hear from the ED, not the EC. Sometimes we hear from the CBI, from the income tax. But the agency, the institution that needs to respond to these evidence-based questions is the Election Commission of India. But I don't think they have a green signal from Narendra Modi to respond to our questions. Regarding these two leaders that you mentioned, I have nothing to say. Sir, जैसा मैंने कहा, जो हमने सवाल पूछे हैं मशीन से कहीं हटकर पूछे हैं, हमने पूरी प्रक्रिया पर सवाल लगाए हैं, हमने वोटर्स लिस्ट पर सवाल उठाए हैं, हमने ब्राजीलियन मॉडल की फोटो 222 जगह आपके सामने रखी है, हमने डुप्लीकेशन आपके सामने रखी है, हमने यह भी एक्सपोज किया है कि जो डुप्लीकेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो चलता ही नहीं है। हमने अनेक चीज़ें आपके सामने सबूतों के साथ सवाल खड़े किए हैं।
उसमें मशीन अभी तक नहीं आई है। तो जो सवाल हमने खड़े किए हैं उसके जवाब हमने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से उम्मीद की थी कि मिलेंगे, उन्हें इशारा नहीं हुआ अभी मोदी जी से, इसलिए वो चुप हैं। तो जवाब कभी मोदी जी के कैबिनेट के लोग देते हैं, कभी ईडी वाले दे देते हैं, कभी सीबीआई वाले दे देते हैं। जवाब क्या होता है? नेशनल हेराल्ड, 2 शब्दों का जवाब होता है। तो वो जवाब से तो काम चलेगा नहीं। हम तो अपने सवाल पूछ ही रहे हैं, मशीनों के सवाल नहीं हैं, सवाल प्रक्रिया को लेकर है। क्या ये सच नहीं है कि 10,000 रुपए खातों में चले जाते हैं चुनाव के बीच और चुनाव आयोग चुप रहता है? क्या इस पे किसी को संशय है? क्या महाराष्ट्र की, मुंबई की, शिरडी की अनेक सीटों पर हजारों लाखों ऐसे नाम हमने आपको दिखाए जो कि फर्जी वोटर हैं? क्या यह गलत है? क्या यह गलत है कि 45 दिनों में सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने का नया नियम आ गया? यह गलत है क्या? मुझे बताइए, क्या मशीन रीडेबल इलेक्टोरल रोल मांगना क्या अपराध है, गुनाह है इस देश में? क्या इसमें किसी को आपत्ति है? सवाल हमारा फ्रेंच में है, जवाब आप हिंदी में देते हो तो काम नहीं चलेगा ना साहब। सवाल मशीनों पे नहीं है, सवाल इस पूरी प्रक्रिया पर है, सवाल नियत पर है, क्योंकि इसी नियत से यह प्रक्रिया निकल कर आई है। क्यों आपने पूरी कानूनी इम्यूनिटी दे दी ज्ञानेश कुमार गुप्ता को? क्यों आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पैनल से बाहर करवा दिया जो चुनाव आयोग की सिलेक्शन होती है? क्या यह गलत बोल रहे हैं हम? गलत क्या बोल रहे हैं ये बताइए सर। क्योंकि बिहार चुनाव में एसआईआर प्रक्रिया के बाद जो लाखों वोट कटे थे उसको बड़ा मुद्दा आप लोगों ने बनाया था। आज 5 राज्यों का जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो प्रकाशित किया गया है, जिसमें बंगाल है, जिसमें आपका राज्य राजस्थान है, जिसमें गोवा है, पुडुचेरी है। क्या इंडिया गठबंधन के दल या कांग्रेस, आप लोगों ने एक्सरसाइज किया है कितने लाख वोट कटे हैं, कितने डुप्लीकेसी वोट कटे हैं? लगातार आ रहे हैं इनपुट्स हमारे इन तमाम राज्यों से। राजस्थान से काफ़ी कुछ आ भी चुका है, बाकी राज्यों से भी, गोवा से भी आ चुका है, और हम उनको स्टडी करके हमारे जो कानून के लोग हैं, हमारे एक्सपर्ट्स, ये भी, क्योंकि अभी तो पब्लिश हुआ है तो थोड़ा समय दीजिए, जो भी हमारी आपत्तियां होंगी जहां दर्ज करानी है वहां भी दर्ज कराएंगे और आपके सामने भी दर्ज कराएंगे। जिसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि ये तंदूर बंद कर दिए, ध्यान रखना। बीते सरकारें जो थीं जिसके अंदर कांग्रेस का 15 साल का शासन था और 11 साल आम आदमी पार्टी जो इंडिया अलायंस की पार्टनर है, उनके दुष्कर्मों का नतीजा है जिसके कारण पॉल्यूशन बढ़ा है। सरकार मैं बहुत हैरान हूं, मुझे लगता है मोदी जी भी बहुत नाराज होंगे ये बात सुनकर, क्योंकि उन्होंने नेहरू जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। शुरू वहां से करना चाहिए था। धन्यवाद।